Hello students, welcome back to my channel. Let's brain it. Myself Sadhana, and today we are going to begin with a new topic, which is the tuberculosis of the joints. Here I am telling you one thing, that I am going to take tuberculosis of the spine as an example so that you guys can relate everything which is related to the tuberculosis of any joint of the body. So tuberculosis of the spine is also known as pot spine, which is the most common name of the disease. So if we talk about the tuberculosis of the joint, the first thing which has to be come in your mind is it is a secondary disease, because tuberculosis जैसे कि हम सब जानते हैं एक लंग से रिलेटेड डिजीज़ है, क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबियम है, यानी कि जो कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अगर मेरी वीडियो लंबी चली जाती है तो आप लोग देखते नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन यानी कि एक सेकेंडरी डिजीज़ है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जॉइंट से रिलेटेड कोई भी ट्यूबरकुलोसिस, जॉइंट ट्यूबरकुलोसिस कोई भी, चाहे वो किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर रहा होगा, वो हमेशा एक सेकेंडरी ही डिजीज़ में काउंट होगा, बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस अपने आप में एक प्राइमरी डिजीज़ है। क्योंकि हम सब जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शियस एजेंट, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं, वो हमारे जब ह्यूमन के लंग को इफेक्ट करता है तब एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ की फॉर्म में हमें यूजुअली देखने के लिए मिलता है। जब यही प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो पाता है, या इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो हाफ रह जाता है, या इन मिड में ही कोई छोड़ देता है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि पेशेंट को फ्यूचर में सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी वो मैं आगे सब हेडिंग्स में डिस्कस करूंगी, बट दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन। अगर आप इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, चाहेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं क्योंकि लिखने से मेरा बहुत टाइम लंबा हो जाता है, फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है। आप अगर किसी को लिखना है तो वो नोट कर सकता है। तो एनी जॉइंट विच इज़ अफेक्टेड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज समवेयर affected because of the presence of mycobacterium tuberculi in the blood of that particular patient। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में जो भी ट्यूबरकुलोटिक पॉजिटिव एजेंट होता है वो वाया दी ब्लड किसी जॉइंट में जाके जब कलेक्ट होता है तो वो वहाँ पे सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। और क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन की, तो मैं कहूँगी कि इस वाले केस में ये जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो स्पाइन में जा कर के अफेक्ट करेगा वाया दी ब्लड। और मैं इस वीडियो को यहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में पूरे टॉपिक को कवर करते हुए चल रही हूँ, इसलिए हम हर सब हेडिंग को बहुत ही क्लियरली सिस्टमैटिक वे में एग्जीक्यूट करेंगे। जिसमें से जो फर्स्ट हेडिंग आ रही है वो यहाँ पे कॉज, ऑब्वियसली हम सबको यहाँ पे समझ में आ गया है कि ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो ऑब्वियसली इसे कोई इन्फेक्शियस एजेंट ही कॉज करेगा, और यहाँ पे उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। मैं यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ। और क्योंकि हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया है कि ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की ही वजह से हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जॉइंट्स में आ रहा है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस एक तरीके से इसके लिए रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। तो ये कॉज है। इसके बाद हम नेक्स्ट सब हेडिंग को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सब हेडिंग है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज़। पैथोफिजियोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि जो भी ब्लड है, या जो भी एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, किसी के लंग्स में टीबी हो रखा था, अब जो लंग्स से जो भी ब्लड सेल्स होंगे, जब वो वाया दी रूट किसी जॉइंट की तरफ, लेट्स सी नी की जॉइंट की तरफ में, नी जॉइंट की तरफ वो पहुँचे, तो नी जॉइंट में जब वो ब्लड वहाँ पहुँचा तो उसने वहाँ पे जा कर के भी ट्यूबरकुलोटिक इन्फेक्शियस एजेंट वहीं पे छोड़ दिया, तो अब इस नी जॉइंट का ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। पर क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पाइन को लेके चल रहे हैं, तो मैं ऐसा मानूंगी कि स्पाइन में, सपोज ये स्पाइन है, तो यहाँ पे भी ये ट्यूबरकुलोटिक एजेंट जब पहुँचेगा तो स्पाइन में क्या कॉज कर देगा, ट्यूबरकुलोसिस। उसको हम दूसरा जो कॉमन नेम मैंने बताया पॉट स्पाइन के नाम से जानते हैं। तो इसको आपको ये, हम इसे इन शॉर्ट ये भी कहते हैं कि वाया दी ब्लड, यानी कि हेमाटोजेनस रूट, हेमाटोजेनस रूट।
से प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम थर्ड सब हेडिंग की तरफ चलेंगे। सो बिगिन विद द थर्ड सब हेडिंग विच इज़ साइंस एंड सिम्टम्स। इन शॉर्ट हम इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसे क्लिनिकल फीचर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें पेशेंट को देख के जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें मतलब आप ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से किसी पे भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये सेम चीज़ें लिख सकते हैं। वैसे तो बहुत ही डीप अगर हम जाएंगे तो साइंस और सिम्टम्स बहुत ही डिफरेंट है, इन केस कोई मुझे क्लेम करने वाला हो कि मैंने गलत एक्सप्लेन किया। ट्यूबरकुलोटिक पेशेंट में सबसे पहले तो फीवर जो होगा वो बहुत ही कॉमन होगा और ये इवनिंग राइज पे रहेगा, मतलब कि हर इवनिंग पे पेशेंट को फीवर फील होगा और पेशेंट कई बार उसको नेग्लेक्ट करते हैं किसी भी तरीके की एंटीबायोटिक्स लेकर के। सेकेंड थिंग इज पेशेंट को लैक ऑफ एपेटाइट रहेगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लैक ऑफ एपेटाइट मतलब कि पेशेंट को भूख नहीं लगती है ज़्यादा। लैक ऑफ एपेटाइट यानी कि पेशेंट खाएगा नहीं तो ऑब्वियसली उसको वेट लॉस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। फोर्थ, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जॉइंट वाले ट्यूबरकुलोसिस की और क्योंकि हमने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है स्पाइन की ट्यूबरकुलोसिस को यानी कि पॉट स्पाइन को, तो हम स्पाइन की मसल्स और स्पाइन से रिलेटेड जॉइंट्स को कंसिडर करते हुए साइंस और सिम्टम्स को लेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आपके पास नी के ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर क्वेश्चन आया है तो आप सेम चीज़ें लिख सकते हैं, पर जहाँ मैं बात कर रही हूँ स्पाइन की मसल्स की वीकनेस की, वहाँ पे आपको नी से रिलेटेड जो भी मसल्स हैं उसकी वीकनेस के बारे में लिखना होगा। ठीक है। तो वेट लॉस हमने लिखा। अभी यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन जो होगी पेशेंट की उस पर्टिकुलर जॉइंट की वो डिक्रीज हो जाएगी। मसल वीकनेस होगी उस पर्टिकुलर जॉइंट की। अगर मैं स्पाइन की बात करूँ तो हमें पैरास्पाइनल मसल्स और कोर मसल्स में वीकनेस देखने के लिए मिलेगी। इन्फ्लेमेशन के साइंस देखने के लिए मिलेंगी। पेशेंट को टेंडरनेस रहेगी, स्टिफनेस रहेगी। स्टिफनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्यूबरकुलोसिस के केस में, स्पाइन के केस में स्पेशली। और कई बार ऐसा भी होगा कि जब पेशेंट उठ के बैठेगा या खड़े होके बैठेगा उस टाइम पे इसको एक सडन जर्क फील होगा, तो हम कह सकते हैं उसको सडन पेन भी होगा कई बार उस पर्टिकुलर जॉइंट में। तो ये थे साइंस और सिम्टम्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स है, बट ऑब्वियसली मैं सब कुछ वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ, पर मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल फीचर्स है वो मैंने कवर कर दिए हैं। अब इसके साथ हम अपनी नेक्स्ट सब हेडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सब हेडिंग यानी कि डायग्नोसिस की बात करेंगे। यहाँ पे जॉइंट से रिलेटेड किसी भी तरीके की डायग्नोसिस में हम एक्सरे को बहुत ही अच्छा ऑप्शन मानते हैं डॉक्टर्स, तो एक्सरे ले सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, एमआरआई यानी सीटी स्कैन कर सकते हैं। और अगर बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉइंट यानी कि अगर मुझे पेशेंट में ऑलरेडी स्पाइन में सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो उस केस में मैं स्पाइन का बोन स्कैन कर सकती हूँ, तो हम बोन स्कैन भी कर सकते हैं। और फिफ्थ जो ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, सबसे एक्यूरेट भी कहीं ना कहीं से मानते हैं हम। उसके बाद अगर मैं 6 पॉइंट की बात करूँगी तो मॉन्टॉक्स टेस्ट जो होता है ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्पेशल टेस्ट होता है। मैं इसके बारे में आपको एक शॉर्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी, पर यहाँ नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके आगे वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये मॉन्टॉक्स टेस्ट, ये प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए जो भी ऑप्शंस हो सकते हैं ये वो हैं। इसके बाद हम अपनी लास्ट सब हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे जो कि ट्रीटमेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो फिर ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट को वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्ट किया हुआ माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं डॉट्स प्रोटोकॉल या डॉट्स प्रिंसिपल। क्योंकि इसमें हम 4 ड्रग्स पे तो मेनली फोकस रखते ही हैं, बट इसके अलावा एक 5th ड्रग भी है जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे। तो ये 4 ड्रग्स जो पेशेंट्स की फॉर्म में देते हैं पेशेंट को, तो अगर मैं पहले लिखूँ तो रिफेम्पिसिन, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है गाइस, इतना माइंड मत करना क्योंकि मैं लिख भी रही हूँ और मैं बोल भी रही हूँ। मुझे एग्जैक्टली प्रॉपर डोज नहीं याद है, बट आई थिंक 10 to 25 mg के अप्रॉक्स होता है। मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, पर कुछ ऐसा ही होता है। रिफेम्पिसिन हो गया, आइसोनियाजिन,
पायरिजिनामाइड और इथम्ब्यूटॉल। ये हम शुरू के 6 मंथ तक पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारे पास 5th ऑप्शन होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम ड्रग की फॉर्म में इंजेक्टेबल फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। वैसे तो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट 6 मंथ में हमें रिकवरी देखने को मिल जाती है, पर ऐसा मानते हैं कि लगभग 12 मंथ्स तक पेशेंट में हमें काफ़ी सारे साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं, तो ये ट्रीटमेंट लंबा भी जा सकता है। बट यस, यूजुअली 6 मंथ्स तक ये ट्रीटमेंट प्लान फॉलो होती ही है और 6 महीनों तक तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉलो होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस अपने टॉपिक को कंक्लूड करती हूँ। यहाँ पे हमारा पॉट स्पाइन या किसी भी तरीके के जॉइंट से रिलेटेड स्पाइन को हम कह सकते हैं हमने क्लोज कर दिया है। अभी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू गाइज कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड येस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ thumbs up, do subscribe my channel, and yes, to get notified for more such video in the future, don't forget to hit the bell icon at the right bottom. Till then, bye bye.